इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले आज बड़ी सौगात जो उत्तराखंड को मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देंगे। तो आज देहरादून के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर पूरी रूट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह एक्सप्रेसवे यात्रा समय को कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा और इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर है, देखिए, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई है। तो यात्रा और कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हो जाएगा। पहले 6 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में, अब इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी यात्रा करने वालों के लिए काफ़ी आसान होगा। तो एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ के अधिक की लागत से ये बना है। दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली देहरादून का सफ़र अब 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे में हो जाएगा। हाईवे पर इस हाई स्पीड और निर्बाध ट्रैफिक मूवमेंट की व्यवस्था है और इसमें 10 इंटरचेंज बनाए गए हैं। इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। 3 रेलवे ओवरब्रिज और 4 बड़े पुल भी इसमें शामिल हैं। 12 फूड कोर्ट सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्नत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से सुरक्षा बढ़ेगी और कॉरिडोर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, खास करके उत्तराखंड में। परियोजना में पर्यावरण संरक्षण का भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया गया है ताकि वन्यजीवों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। हाथियों के लिए विशेष अंडरपास और जानवरों के लिए 8 मार्ग हैं। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 113 अंडरपास, 5 रेलवे ओवरब्रिज, 62 बस शेल्टर, 16 प्रवेश और निकास बिंदु बनाए गए हैं। 76 किलोमीटर लंबी सर्विस रूट तैयार की गई है। 12 जगहों पर फूड कोर्ट बनाए गए हैं। शुरुआती हिस्से में 340 किलोमीटर लंबी डाटकाली सुरंग का निर्माण किया गया है जो तकनीकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी। साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अहम होगा। सीधे तौर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे और 4 धाम राजमार्ग हरिद्वार लिंक से ये जुड़ता है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यातायात और आसान हो जाएगा। पहले दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे का समय लगता था, अब इस एक्सप्रेसवे के बाद 2.5 घंटे का समय लगेगा। और इसमें जो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है वो पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी इसका ख्याल रखा गया है। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा यहाँ बनाया गया है जिसकी लंबाई करीब 12 से 14 किलोमीटर है। वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है ताकि सड़क निर्माण से उनके प्राकृतिक आवागमन पर कोई असर न पड़े। पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है इस एक्सप्रेसवे के साथ जो वन्यजीव गलियारा बनाया गया है। तो ये कनेक्टिविटी के साथ विकास को नई रफ्तार देने वाली होगी और तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने वाला बहुप्रतीक्षित देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे अब तैयार है और इसके निर्माण में लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास लगी है और अब ये तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री का इंतजार है जब इसका उद्घाटन करेंगे और फिर यहाँ से आवागमन इस सड़क के जरिए शुरू होगी। प्रधानमंत्री का अपना लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य लेते हैं जिसका वो शिलान्यास करते हैं, उसका वो उद्घाटन भी करते हैं एक तय समय सीमा के अंदर। और जब इस विभाग की जिम्मेदारी नितिन गडकरी के पास है तो नितिन गडकरी इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं और देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ गया है। और उसी क्रम में देखिए दिल्ली से अब देहरादून को कनेक्ट करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और तय समय में इस एक्सप्रेसवे तैयार है। आज प्रधानमंत्री इसकी सौगात देंगे।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, और ये खबर बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अपनी पार्टी के और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट के लिए। और इसी क्रम में दुर्गापुर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करेगी। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए दावा किया कि जनता का समर्थन साफ संकेत दे रहा है कि राज्य में बदलाव तय है। गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को बीजेपी का संवैधानिक एजेंडा बताया और कहा कि एसआईआर जैसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की निगरानी में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की, कई सभाएं की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और दूसरे जो तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो खुद वहां पर कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, रोड शो किया है, लोगों से अपील उन्होंने की है। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में इस वक्त जुटे हुए हैं। यही नजारा दुर्गापुर में भी देखने को मिला, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक भव्य रोड शो किया। अमित शाह ने इस दौरान बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये भीड़ बता रही है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ निश्चित रूप से भाजपा सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी के यूसीसी पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि यूसीसी बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये देश के संविधान का एजेंडा है। किस प्रकार का हमला है? इस देश में कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए या सभी धर्म के लोगों को लिए समान कानून होना चाहिए? यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, देश के संविधान का एजेंडा है। इसके अलावा अमित शाह ने एसआईआर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नजर में हो रहा है। वो जुडिशरी पर हमला कर रही है। अब एसआईआर चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में एसआईआर हो रहा है, जुडिशियल ऑफिसर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्गापुर में रोड शो के साथ साथ जनसभा भी की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और घुसपैठ को लेकर करारा हमला किया। शाह ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की बात दोहराते हुए दुर्गापुर की सीटों पर कमल खिलने की उम्मीद भी जताई। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी तस्वीर अब साफ हो गई है। 15 अप्रैल 2026 को राज्य में नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार की मुखिया के तौर पर नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और सूत्रों के मुताबिक इस बार एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, यानी कि जेडीयू का सीएम नहीं होगा। लेकिन असल तस्वीर तो 15 अप्रैल को ही साफ होगी और खास करके 15 अप्रैल से पहले 14 अप्रैल यानी आज साफ हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की बैठक में भी नया नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, और फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए की विधायक दल की बैठक में नया नेता जो चुना जाएगा वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, जो 15 तारीख को शपथ लेगा। तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इन बैठकों पर। आज नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक है और बैठक के लिए सभी जो मंत्री हैं वो पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो भी हैं और इस रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे तेजी से चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, सम्राट चौधरी हो सकते हैं। बहरहाल कैबिनेट की बैठक के बाद जब वो इस्तीफा देंगे और फिर उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने के लिए राज्यपाल की तरफ से निर्देश होगा और इस बीच जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं पूरी होंगी। विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, बीजेपी की विधायक दल की बैठक, और फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा और फिर साफ हो जाएगा। लेकिन जो ये राजनीतिक हलचल बिहार की चल रही है उस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जरा सुनते हैं क्या कहना है लोगों का।
बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। 15 अप्रैल 2026 को राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, मतलब जेडीयू का सीएम नहीं होगा। लेकिन असल तस्वीर तो 15 अप्रैल को ही साफ होगी। अब इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 14 अप्रैल को दिन के 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें भाजपा विधानमंडल दल के नए नेता का चुनाव होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है भाजपा विधानमंडल दल के नए नेता के चुनाव हेतु। इसलिए बैठक बुलाई गई है और शिवराज सिंह चौहान जी भी इस बैठक में रहेंगे। देखिए, सब जो दल हैं, जो घटक दल हैं एनडीए के, वह सब आपस में विचार कर और विधायक विचार कर अपना नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। हाँ, तो एनडीए विधानमंडल दल का जब ही नेता चुना जाएगा तो तय हो जाएगा कौन बिहार के राजकुमार होंगे। आपको क्या लग रहा है कि कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से? अब विधानमंडल का बैठक हो जाने दीजिए, कुछ ही समय का घंटा बचा हुआ है। हम लोग को भी क्लियरिफाई हो जाएगा कि कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। ये तो विधानमंडल दल की बैठक के बाद तय हो जाएगा। जबकि विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इनके मुताबिक नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया है। हाँ, अभी हर जगह से हटाया जाएगा। अभी तो हर जगह से हटाया जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार जी को तो हम लोग भी चुनाव में विरोध कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर ये मैंडेट दिया था। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जिताने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं हुआ था। उस समय छलावे से भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं को आगे करके चुनाव में जीत हासिल की थी, तो वहाँ के मैंडेट के ये खिलाफ है। फिर भी जब नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से राज्यसभा के सदस्य बन गए तो तस्वीर साफ हो गई कि नहीं, ये अब सौंपना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी, और सत्ता का संचालन अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग फाइनल है। वहीं जेडीयू की ओर से निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव समेत कई और नाम भी चर्चा में हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन और सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल में जल्दबाजी करने और परिसीमन का मुद्दा बताया है। हालांकि इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन और सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल में जल्दबाजी करने और परिसीमन का मुद्दा बताया है। एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सत्र बुलाने में जल्दबाजी में है ताकि विपक्ष को बचाव की मुद्रा में लाया जा सके। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के पीछे की सारी कवायद परिसीमन को लेकर है, न कि महिला आरक्षण बिल को लेकर। परिसीमन का मामला ही असली मुद्दा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले ही पारित हो चुका है। जनगणना के बीच अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? सोनिया गांधी के इस लेख में छपे बयान के बाद सियासी पारा भी हाई होता नजर आ रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उनका कहना है कि अगर विपक्ष को महिला आरक्षण बिल की इतनी चिंता थी तो जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं लेकर आए? क्या कह रही है? पहले से तय था तो क्यों नहीं कर ली जब शासन में थी? कौन रोका था? हमको याद है नीतीश जी जब ये यूपीए की सरकार थी, ये बिल आया था तो दिल्ली में थे और आउट ऑफ वे जाकर के सपोर्ट किए थे। बोले इस बिल का हम लोग समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन करती है। कौन रोका था करने के लिए? क्यों छोड़ दी थी उस समय? परिसीमन तय होता है कि इतने सालों के बाद देश का विधानसभा और लोकसभा का पुनर्सीमन होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ती है, मतदाता बढ़ते हैं, तो परिसीमन होना ही
और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि महिलाओं को भी कानून बनाने में अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस की नियति ठीक नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया है, किरण रिजिजू जी ने सभी दलों से आग्रह किया है कि सब लोग एकजुट होकर यह जो नारी शक्ति विधेयक का जो संशोधन आ रहा है उसको पास कराया गया, लेकिन क्योंकि मंशा सही नहीं है इसीलिए कुछ खोज खांच लगा के कैसे उपाय खोज रहे हैं। 30 साल से पेंडिंग था, ये 30 साल से लटका हुआ, भटका हुआ, अटका हुआ था। और आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल, जिन्हें प्रधानमंत्री ने, किरण रिजिजू ने बार बार आग्रह किया है कि वो इसका समर्थन करें, क्या वो डिले चाहते हैं या वो डिलीवरी चाहते हैं? क्या वो केवल नारी शक्ति का खोखला नारा देना चाहते हैं या उनकी नीयत उसके साथ है? बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 तक संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र मुख्य रूप से महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़े संशोधनों को पारित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के संसदीय दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण समर्थन की अपील की है। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं बिहार के और बिहार की सियासत की, जहां पर आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और कैबिनेट की ये उनके मुख्यमंत्री के रूप में उनकी अध्यक्षता में ये आखिरी बैठक होगी। नीतीश कुमार आज इस बैठक के बाद इस्तीफा देंगे। एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेने वाले हैं और इस बैठक में इस पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार इस बैठक के सामने अपने इस्तीफे की बात रखेंगे और उसके बाद फिर राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल को अपना वो इस्तीफा सौंपेंगे। करीब 3 बजे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा वो देंगे, ये बताया जा रहा है, जो अभी तक का की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। और फिर नए नेता के नाम का चुनाव तब तक होगा और शाम तक नए नेता के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। विधायक दल का नेता कौन होगा एनडीए का, और जो मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेगा उसके नाम का ऐलान भी संभव है। तो जाहिर सी बात है आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद फिर अपना इस्तीफा राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए जब तक कि नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने का निर्देश देंगे। और उसके बाद दूसरी हलचल शुरू होगी, बैठकों का दौर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे होने वाली है। नितिन नवीन 12:30 बजे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पटना पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर इस विधायक दल की बैठक में होंगे, वो करीब 12:15 बजे पटना पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो बैठक में नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद एनडीए की भी बैठक होगी और खबर ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड के भी नए विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं तो मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा देंगे और फिर वो विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा वो दे चुके हैं। तो अब नया नेता कौन होगा विधानमंडल दल का, विधान परिषद में और विधानसभा में, वो उनके नाम पर भी मुहर लगेगी। और फिर एनडीए की बैठक होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इसके साथ ही एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल होगी और वो लोग अपने नेता का चयन करेंगे और वही कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा और फिर नए नेता के नाम का पर मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास जाएंगे और वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 7 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 2000 को। उसके बाद 24 नवंबर 2005 को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई थी और सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे। 5 साल का टेन्योर उन्होंने पूरा किया। 2010 में फिर से एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की और फिर तीसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। लेकिन 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले जब नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए थे, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का फेस उन्हें बनाया गया था, तब उन्होंने एनडीए से खुद को अलग कर लिया था और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, पार्टी की हार हुई और पार्टी की हार के बाद उन्होंने
मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। तो उसके बाद फिर 2015 के चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद 2015 का जो चुनाव हुआ था, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे लालू यादव के साथ मिलकर, और उसमें बम्पर जीत हुई थी महागठबंधन की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2015 में, लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और फिर वो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। लेकिन 2017 से लेकर 2020 में का जो चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार एनडीए के साथ लड़े। 2020 में फिर से एनडीए को बढ़त मिली और चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाई। एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 2020 में, लेकिन फिर 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, महागठबंधन के पास चले गए और फिर नए तरीके से सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। लेकिन महागठबंधन के साथ भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। 2025 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये आज उनका 146वां दिन है। 20 नवंबर 2025 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज कैबिनेट की बैठक के बाद वो इस्तीफा देंगे। तो आज तक अगर हम देखें तो ये 146 दिन इस दौर में मुख्यमंत्री, 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का ये टेन्योर होगा। पहली बार मुख्यमंत्री 7 दिन के लिए बने थे और आखिरी बार का जो उनका टेन्योर होगा वो 146 दिन का टेन्योर मुख्यमंत्री के तौर पर होगा और यहाँ से एक लंबी पारी के बाद राज्यसभा के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगर आप राजनीतिक सफर देखिए तो 1985 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हरनौत से जीते थे और उसके बाद 1989 में लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़े और चुनाव जीते जनता दल के टिकट पर और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री बने और फिर वो सफर सांसद के तौर पर जारी रहा। 1989 में पहली बार बाढ़ से जीते, 1991 में दूसरी बार जीते, 1996 में तीसरी बार जीते, 1998 में चौथी बार जीते, 1999 में 5वीं बार जीते बाढ़ से। छठी बार अपना कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने बदला और 2004 में नीतीश कुमार बने सांसद। नालंदा से 6 बार के सांसद लोकसभा के सदस्य के तौर पर रहे और उसके बाद फिर 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और विधान परिषद की सदस्यता ली और तब से वो विधान परिषद के सदस्य रहे और अब जब राज्यसभा वो चले गए तो उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और आज बतौर मुख्यमंत्री भी उनका ये आखिरी सफर होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर वो इस्तीफा देंगे और राज्यसभा सदस्य के तौर पर अब एक नई पारी वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ये लंबा राजनीतिक सफर और सबसे बड़ी बात कि जो 4 सदन हैं, 2 विधानमंडल के और 2 संसद के, सभी के वो सदस्य बनने का उन्हें मौका मिला है और उन्होंने कहा भी था कि उनकी इच्छा थी कि वो चारों सदनों के सदस्य के तौर पर रहें। तो विधानसभा, विधान परिषद के वो सदस्य रह चुके, लोकसभा के सदस्य रह चुके, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, अब वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए हैं और उसकी सदस्यता भी ग्रहण उन्होंने कर ली है। तो आज इस हलचल पर हमारी नजर रहेगी और हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे और बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से एक भावुक प्रतिक्रिया सामने आई है जहां बनारस घराने में प्रसिद्ध गायक ऋषि मिश्रा ने एक महान भारतीय गायिका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आशा ताई के निधन पर ऋषि मिश्रा जो प्रसिद्ध गायक हैं बनारस घराने के, उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि हम सभी के लिए बेहद दुखद क्षण है। उन्होंने आशा ताई को याद करते हुए कहा कि वो सिर्फ बॉलीवुड संगीत तक सीमित नहीं थी बल्कि शास्त्रीय संगीत में भी उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने कई खूबसूरत गज़ल भी रिकॉर्ड की जो हमेशा याद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इतनी तैयार और प्रतिभाशाली गायिका का इस तरह जाना संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। संगीत प्रेमियों और कलाकारों के बीच शोक की लहर है और हर कोई उन्हें अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है।
आज हम सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण है, क्योंकि भारत की इतनी अच्छी, इतनी तैयार गायिका, उनको हम सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक से नहीं उनका आकलन करते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल भी बहुत अच्छा गाती थी और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गजल रिकॉर्ड किए, बहुत कठिन गजल, लेकिन बहुत ही कठिन गायकी को बड़े सरल तरीके से प्रेजेंट करती थी आशा जी। तो यही सब उनकी कुछ खूबियां हैं जो उनको महान बनाती है। 12,000 से ज्यादा गाना रिकॉर्ड किया है उन्होंने और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। 2008 में पद्म विभूषण, जो हमारे यहाँ भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे नवाजी गई। 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजी गई। लता जी की छोटी बहन थी और इतनी बड़ी गायिका की छोटी बहन होने के बाद भी अपना एक इतना बड़ा स्थान बनाना पूरे विश्व में, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सब सिर्फ कामना कर सकते हैं ईश्वर से कि आज वो भले ही शारीरिक रूप में हमारे बीच उपस्थित ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और वैसे तो शारीरिक रूप में भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन चूंकि उनके गाने अमर हैं, इतने गाने उनके रिकॉर्ड हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक ये दुनिया, ये धरती, ये पृथ्वी रहेगी, तब तक आशा ताई हमारी अमर है। नए आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो हमेशा एक उदाहरण का और एक मिसाल का काम करेंगी। उनको सुनकर लोग सीखेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे और हमारे लिए अभिभावक भी रही, मार्गदर्शक भी रही और उनको सुनकर बड़े हुए और हमेशा सुनते रहेंगे आशा ताई को। बस प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।